नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबके ही प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं आज इस जगह पर हूँ और आगे भी बढ़ने की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ आप सबके प्यार और सपोर्ट से ही रखती हूँ। आप सब आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है राजेश और उसके 3 दोस्तों की। राजेश और उसके 3 दोस्तों की ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वो सारे दोस्त सब अपनी अपनी ज़िंदगी में सेटल थे। ये दोस्त कॉलेज के फ्रेंड्स थे जो कि अब अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके अपने अपने जॉब और ज़िंदगी में काफ़ी बिजी हो चुके थे। सबने पढ़ाई एक जगह से की थी, सब थे भी एक ही शहर के, लेकिन आज ये सब अलग अलग जगह पर रहकर अपनी अपनी ज़िंदगी, अपनी अपनी नौकरी बहुत अच्छे तरीके से चला रहे थे। राजेश के तीनों दोस्तों का नाम था अमित, कुमार और पंकज। ये सब बहुत ही करीबी दोस्त थे। इनकी ज़िंदगी में हमेशा इनका मानना यही था कि ये सब एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होंगे, लेकिन ज़िंदगी में हमेशा हमारी प्लान की हुई चीज़ें हों ऐसा तो नहीं होता। ऐसा ही इन चारों दोस्तों के साथ भी हुआ था। शुरू शुरू में इन्हें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थीं, इनका मन भी नहीं लगा करता था, लेकिन धीरे धीरे ज़िंदगी आगे बढ़ती रही और ये सब अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ में इस तरीके से मशरूफ़ हुए कि वही दोस्त जो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे, वो दोस्त आज की डेट में एक दूसरे से मिलने के लिए, बातें तक करने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। एक दिन अचानक अमित के पास राजेश का फ़ोन आया और राजेश ने कहा, क्या यार, तुम लोग तो लगता है जैसे भूल ही गए हो, ना कभी फ़ोन करते हो, ना कभी मिलने की बात करते हो। सबका घर भी आना जाना होता है, तो ऐसे जैसे कोई एक वक्त पे आया, कोई दूसरे वक्त पे। इसकी वजह से तो हम लोग मिल ही नहीं पा रहे हैं। कितना लंबा अरसा हो गया है। मैंने आज तुझे इसीलिए फ़ोन किया है कि मैं अब कुछ दिनों में छुट्टियां लेने की सोच रहा हूँ, तो तू भी बाकी तीनों को जल्दी जल्दी कॉल में ऐड कर। और मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ कि तुम सब बता दो कि तुम अपनी छुट्टियां कब ले सकते हो। मैं उस हिसाब से अपनी छुट्टियां डालूँगा और पूरा समय नहीं, लेकिन कम से कम कुछ दिन तो हम लोग साथ में वहीं पर बिता सकें। इस पर सारे दोस्त कहीं ना कहीं तैयार हुए। सब एक साथ कॉल पर आज काफ़ी लंबे समय के बाद बहुत ज़्यादा देर तक बातें करते रहे। हंसी मजाक, पुरानी यादें, सब कुछ बातें होती रहीं और फिर आखिरकार सब ने ये बोलकर फ़ोन रख दिया कि हम जैसा भी होगा अपने ऑफिस में फ़ोन करके तुझे 1 से 2 दिन में अपडेट कर देंगे। राजेश ने भी फ़ोन रख दिया और फिर 1 से 2 दिन बाद उन सब के डेट्स तय हो चुके थे। सब ने अपने अपने डेट्स के अकॉर्डिंग अपने अपने कंपनी में छुट्टियां डाली और सब उसी तारीख को अपने अपने घर के लिए चल पड़े। सब कुछ घंटे के आगे पीछे की दूरी पर अपने घर पर पहुंच चुके थे और सब ने एक बार फिर से कॉल लगाया। सबको पता चल गया कि वो चारों अपने शहर में पहुंच चुके हैं। चारों ने मिलने की जगह तय की और उस जगह पर, मतलब उनकी पुरानी जगह पर, वो लोग मिलने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। बातचीत करते करते कब रात हो गई किसी को पता ही नहीं चला। अचानक से जब अमित के घर से फ़ोन आया, तब उन सबको ध्यान आया
कि वक्त बहुत ज़्यादा हो चला है। लगभग रात के 11 बज रहे थे और अमित के घर वाले उसे फ़ोन करके घर पर खाना खाने को आने को कह रहे थे, क्योंकि वो घर पर काफ़ी लंबे समय के बाद आया था। तो घर वालों का ये कहना था कि कम से कम खाना तो आज का हमारे साथ खा लो। और इतना सुनते ही अमित ने कहा वो थोड़ी देर में आ जाएगा, और उसने फ़ोन कट कर दिया। और अमित ने अपने दोस्तों को भी याद दिलाया कि काफ़ी देर हो चुकी है, तो उन सबको अब घर जाना चाहिए। वो कल वापस से मिलेंगे और तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है, कहाँ घूमने जाना है, और इतने दिनों में वो अब क्या क्या करने वाले हैं। ये बात तय करने के बाद अमित वहाँ से चला गया, लेकिन उन तीनों दोस्तों के बीच में बार बार कोई ना कोई टॉपिक ऐसा निकलता रहा जिसके वजह से वो चाह कर भी वहाँ से घर नहीं गए, और बारी बारी एक दूसरे से बातें करते रहे। बातें करते करते लगभग 12:10 हो चुके थे। अब तुरंत ही राजेश के भी घर से फ़ोन आ गया, और राजेश की मम्मी उस पर गुस्सा होते हुए कहने लगी, इतने दिनों बाद आया है और तब भी अपने दोस्तों में ही बिज़ी रहना है क्या? हमारे लिए तेरे पास तो वक्त ही नहीं है। और भी काफ़ी कुछ सुनाकर उन्होंने भी उसे तुरंत आने के लिए कहा और फ़ोन रख दिया। राजेश भी अपने घर की तरफ चला गया। अब बचे सिर्फ पंकज और कुमार। दोनों राजेश के जाने के बाद वहाँ से अपने अपने घर के लिए ये बोलकर निकल गए, चल यार अब हमें भी चलना चाहिए, वरना पता चलेगा हमारे घर से फ़ोन तो नहीं आया, हमारे पेरेंट्स ही हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। और दोनों हंसते हुए अपने अपने रास्ते में बढ़ गए। सबका घर अलग अलग तरफ था, जिस वजह से वो दोनों अलग अलग तरफ से अपने घर के लिए निकल चुके थे। और अगले दिन सब ने उठने के बाद नाश्ता किया, खाना खाया, तब अपने दोस्तों को फ़ोन करके उसी जगह पर जहां वो कल रात मिलकर बातें कर रहे थे, वो उनका पुराना अड्डा था, और वहां पर सब इकट्ठा होने के लिए तैयार थे। लेकिन उनकी बात कुमार से नहीं हो पाई थी। इस वजह से राजेश, अमित और पंकज तीनों बार बार लगातार कुमार से बात करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत देर तक उसका फ़ोन लगाने के बाद भी जब नहीं लगा, तब आखिरकार राजेश ने थक हार कर कुमार के पिता को फ़ोन लगाया, और कुमार के पिता ने तुरंत फ़ोन भी उठा लिया। फ़ोन उठाते ही कुमार के पिता ने तुरंत राजेश से सवाल करना शुरू किया, बेटा तुम लोग कहाँ गए थे कल रात, और कुमार ने ऐसा क्या खाया है कि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। हमने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन रात से उसकी तबीयत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है, और वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। ये बात सुनकर राजेश को काफ़ी अजीब लगा। उसने कहा, कुमार कल रात तक तो बिल्कुल ठीक था, और वैसे भी मैं इन दोनों से पहले निकल कर आ गया था, क्या हुआ है? उसके पिता ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन बस इतना कहा, अगर हो सके तो तुम उससे मिलने के लिए आ जाओ। ये बात सुनते ही तुरंत राजेश ने अपने बाकी के दोस्तों को फ़ोन लगाया, और फ़ोन लगाकर सबको कुमार के घर पर आने के लिए कहा। वो सब थोड़ी ही देर में कुमार के घर पर आ चुके थे, और कुमार बिस्तर में लेटा हुआ था। कुमार के हाथ पैर सब बांधे हुए थे। ये देखकर राजेश ने तुरंत ही उसके पिता को अजीब तरीके से देखते हुए कहा, अंकल ये क्या किया है आपने, और क्यों इसको ऐसे बांध कर रखा है? इस पर कुमार के पिता ने तुरंत ही उसकी छोटी बहन को सामने किया, और उसे उन्हें दिखाते हुए कहा, देखो इसकी क्या हालत की है कुमार ने, ये तो बस उसे नाश्ते के लिए उठाने के लिए आई थी, लेकिन वो तो ऐसे झपट पड़ा मानो जैसे कोई जंगली जानवर हो, और उसने बुरी तरीके से इसे नोचा, खरोंचा और इसे धक्का देकर गिरा दिया। ये बात सुनते ही बाकी के 3 दोस्तों को इस बात का तो भरोसा ही नहीं हुआ,
क्योंकि कुमार अपनी बहन से ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता था। उसके लिए तो उसकी बहन उसकी बेटी की तरह थी। वो उससे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो कुमार अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? ये बात कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि खुद उसके पिता भी इस बात को नहीं मानते अगर उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने आँखों से देखी नहीं होती। वो खुद कमरे में आए और उन्होंने जैसे तैसे करके कुमार को उसकी बहन से दूर किया। वो किसी के संभालने से संभल नहीं रहा था, जिसके वजह से आखिरकार उसे बिस्तर से बांध दिया गया था। अब ये बातें सुनकर उन तीनों को काफ़ी अजीब लग रहा था और देखते ही देखते वो सब वहाँ से थोड़ी देर में आखिरकार परेशान होकर घर चले गए। वो सब कुछ भी समझ ही नहीं पा रहे थे कि कल रात तक जो कुमार बिल्कुल ठीक था, अचानक उसे ऐसा क्या हो गया और उसकी हालत ऐसे कैसे हो गई। ये सब सोचते सोचते वो लगभग हर दिन कुमार के पास जाते या फिर फ़ोन पर उसका हाल चाल पूछते रहते। ऐसे ही करते करते लगभग 1 हफ्ता निकल चुका था और उस 1 हफ्ते में कुमार की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार कुमार के घर से ये खबर आई कि कुमार की मौत हो चुकी है। ये बात सुनकर जैसे सारे दोस्तों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। कहाँ वो सब एंजॉय करने के लिए अपनी ज़िंदगी के वो पल, पुराने पल फिर से जीने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे, और कहाँ उनमें से एक की ज़िंदगी ही उससे छिन गई। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? किसी भी सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। वो सब बहुत ज़्यादा उदास थे, एक बहुत बड़े सदमे में थे। आखिरकार की शोक सभा में शामिल होकर वो सब यही सोच रहे थे, और जब वो वहाँ से निकले थोड़ी देर तक वो सब वहीं अपने पुराने अड्डे पर इकट्ठा हुए और वो यही बातें कर रहे थे कि कैसे क्या हो गया। लेकिन किसी भी सवाल का जवाब किसी के पास होता तभी तो कोई किसी के सवाल का जवाब दे पाता। लेकिन अब जबकि सब कुछ हो चुका था, किसी चीज़ को बदला नहीं जा सकता था। वो सब थोड़ी देर तक बातें करने के बाद अपने अपने घर के लिए निकल गए और अगले दिन वापस से उन सब को कुमार के घर इकट्ठा होना था। पंकज और राजेश वहाँ आ चुके थे और लगभग सारी चीज़ें खत्म होने ही वाली थीं, मतलब सारे रीति रिवाज जो चल रहे थे। लेकिन अभी तक अमित का कुछ भी अता पता नहीं था। आखिरकार उन सब ने जब सारे रिचुअल्स खत्म हुए और वो वहाँ से निकले, तब उन्होंने फिर से एक बार अमित को फ़ोन लगाया, लेकिन अमित भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। आखिरकार वो अमित के घर पहुँचे और अमित के घर पर पहुँचते ही पता चला कि अमित की तबीयत कल रात से बहुत ज़्यादा ख़राब है। अमित की हालत ठीक वैसी ही दिखाई दे रही थी जैसी कि अभी तक कुमार की थी। ये देखकर उन दोस्तों को काफ़ी अजीब लगा, लेकिन सबने यही सोचा कि शायद वो कुमार के मौत से काफ़ी सदमे में आ चुका है, जिसके वजह से उसकी ऐसी हालत हो चुकी है। और ऐसे ही कुछ दिन अमित की तबीयत लगातार बिगड़ती रही और ऐसे ही करते करते अमित की भी मौत हो गई। अब वो दोनों दोस्त ऐसे हो चुके थे जैसे कि उन दोनों के लिए तो पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी है। ये उनके साथ क्या हो रहा था, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि डॉक्टर्स भी किसी चीज़ का पता लगाने में पूरी तरह से असमर्थ थे। अब क्या कर सकते थे? आखिरकार अब बारी थी पंकज की। पंकज की भी हालत वैसी ही हुई और देखते ही देखते राजेश के आंखों के सामने पंकज भी अपने बाकी दोस्तों के पास चला गया। अब राजेश पूरी तरह से अकेला हो चुका था। उसकी हालत तो जैसे ऐसे हो चुकी थी कि वो पागल हो। वो बार बार हवा में बातें करता, अजीब अजीब सी हरकतें करता। वो अपने दोस्तों से हवा में सर उठा उठा कर बातें किया करता था और वो हर किसी को ये बताया करता था कि उसके दोस्त यहीं पर हैं। वो बार बार
उससे कहते थे कि वो उनके साथ चले, लेकिन राजेश उनके साथ नहीं जाना चाहता था। आखिरकार अब उसकी ऐसी हालत और उसके दोस्तों की इस तरीके से मौत के बाद कहीं ना कहीं राजेश के माता पिता को ये कोई सामान्य बात नहीं लग रही थी, और उन्होंने तुरंत अपने जानने वाले पंडित जी को वहाँ पर बुलाया। लगभग राजेश की तबीयत खराब हुए 3 से 4 दिन बीत चुके थे। राजेश की हालत भी बहुत बदतर हो चुकी थी, और पंडित जी जैसे ही घर में आए, उन्होंने थोड़ी ही देर में उसके माता पिता को बताया कि अब राजेश के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वो उन सबको छोड़कर सच में जाने वाला है। ये बात सुनते ही तुरंत उसके माता पिता रोने लगे, और उन्होंने बाकी के दोस्तों का नाम लेते हुए कहा कि हाँ, राजेश ये बार बार कहता है कि उसके दोस्त यहीं हैं और वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। इस पर पंडित जी ने तुरंत बताया, नहीं, वो इसके दोस्त नहीं हैं और वो इसे यहाँ से नहीं ले जाना चाहते हैं। इसे तो कोई और ले जाना चाहता है, जो कि बाकी तीनों को भी लेकर गया है। ये बात सुनते ही राजेश के माता पिता को काफ़ी अजीब लगा। उन्होंने पंडित जी से पूरी बात जानने की कोशिश की। पंडित जी ने कहा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और पंडित जी वैसे ही राजेश के सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्रों का उच्चारण थोड़ी देर तक करते रहे। उसके बाद आखिरकार उन्हें ये पता चल गया कि क्या, कैसे, कब हुआ और उनके साथ ये चीज़ें अब अचानक ऐसे क्यों हुई। पंडित जी ने तुरंत ही सारी बातें बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, ये तब की बात है जब ये सारे दोस्त यहाँ पर रहते थे, मतलब उनकी जब पढ़ाई चल रही थी। तब राजेश ने यहाँ एक लड़की को प्यार के जाल में फंसाया और फिर उस लड़की का गलत तरीके से फ़ायदा उठाया। उस लड़की का फ़ायदा राजेश ने बहुत लंबे समय तक उठाया, लेकिन उसके बाकी के दोस्तों को ये बात पता चली कि राजेश की कोई गर्लफ्रेंड है और राजेश उसके साथ अकेले मज़े कर रहा है। लेकिन इन दोस्तों में ये बात थी कि ये जो भी चीज़ थी हमेशा आपस में शेयर किया करते थे। उस लड़की का नाम था तारा, और वो लड़की बहुत ही सीधी साधी और अच्छी लड़की थी। उसे राजेश पर काफ़ी भरोसा था, लेकिन राजेश उससे प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। आखिरकार उसके बाकी के दोस्तों को ये बात पता चली और राजेश ने उस वक्त उस लड़की को खुद से मिलने के लिए बुलाया। वो लड़की उस पर विश्वास करती थी। वो राजेश से मिलने के लिए आई, लेकिन वहाँ पर उसके बाकी के तीनों दोस्त भी उसका इंतज़ार कर रहे थे, और इन सब ने मिलकर उसे बुरी तरीके से नोचा, खसोटा, और आखिरकार उस लड़की ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। वो लड़की मर गई थी, लेकिन इन लोगों को इस पर भी शांति नहीं मिली। इन्हें उस लड़की के घर वालों को सारी बातें बतानी चाहिए थी, ताकि उस लड़की का अच्छी तरीके से अंतिम संस्कार हो सके। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और उन्होंने उस लड़की को वहीं उसी जगह पर गाड़ दिया जहां उन्होंने उस लड़की के साथ कुकर्म किया था। और ये सब कुछ ही दिनों में शहर से बाहर जाने वाले थे। ये सब बड़ी आसानी से शहर से बाहर चले गए, और इन्हें लगा सब कुछ यहीं पर ख़त्म हो गया। वो लड़की सालों से इन चारों के इकट्ठा होकर यहाँ पर आने का इंतज़ार कर रही थी, और आखिरकार उसे ये मौका मिला इतने सालों के बाद। जब उस लड़की को ये एहसास हो गया कि ये चारों यहाँ वापस आ चुके हैं, तब उसने अपना बदला बारी बारी से सबसे लेना शुरू किया। और सबसे आखिर में राजेश की बारी इसलिए आई क्योंकि वो राजेश को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देना चाहती थी, सबसे ज़्यादा उसे तंग करना चाहती थी। आखिरकार वो अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने में कामयाब हुई, और अंततः
वो राजेश को भी अपने साथ आज रात ही लेकर चली जाएगी। उस आत्मा को रोक पाना या फिर उस आत्मा को इसके शरीर से निकाल पाना अब नामुमकिन है, क्योंकि राजेश ने खुद ही उस लड़की को ये कह दिया है कि वो उसके साथ जाना चाहता है और आज रात ही आपके बेटे की मृत्यु हो जाएगी। और वैसा ही हुआ। अगले दिन राजेश अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया। आखिरकार राजेश की फैमिली भी अब सारी सच्चाई जान चुकी थी। दुख तो उनको बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब कोई कर भी क्या सकता था। और राजेश भी इस दुनिया से जा चुका था, मतलब अपने पाप की सज़ा उसे भी मिल चुकी थी। उस लड़की तारा के मरने के बाद गांव वालों ने सब ने उसके बारे में बहुत ही गंदी गंदी बातें बनाई और सब ने ये कहा कि वो एक चरित्रहीन लड़की थी, जिसके वजह से वो किसी के साथ भाग गई। किसी को भी उसकी सच्चाई कभी नहीं पता चली थी। लेकिन इन चारों लड़कों के मौत के बाद अब गांव वालों के सामने इन सब की सच्चाई आ चुकी थी। उस लड़की के चरित्र से दाग तो हटा, लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसके गायब होने के बाद उसके माता पिता उस जगह को छोड़कर चले गए थे। उनके लिए यहाँ के लोगों के ताने सहना अब मुश्किल हो चुका था। अब जबकि सब लोग सच्चाई जानते थे, लेकिन सच्चाई जानकर भी कोई इस सच्चाई को बदल नहीं सकता था। इसीलिए कहा जाता है, किसी पर कोई भी इल्ज़ाम लगाने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए कि उसमें कोई सच्चाई है या फिर आप बनी बनाई बातों पर ही विश्वास कर रहे हैं। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके पास अगर आपकी ऐसी कोई कहानी है या आपकी ऐसी कोई आप बीती है जो आप हम सब के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।